नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह। उसी कड़ी में आज आगे साक्षरता संरचना। आज की टॉपिक है साक्षरता संरचना। सामान्यतः पढ़ने लिखने की कला का न्यूनतम स्तर साक्षरता कहलाता है। हमने कहा कि पढ़ने लिखने की जो न्यूनतम स्तर होता है वह साक्षरता कहलाता है। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार, ऐसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षर वह व्यक्ति है जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का हो और जो किसी भी भाषा में साधारण संदेश को पढ़, लिख और समझ सके। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु वाला जो व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़, लिख और समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता रखता है, साक्षर कहलाएगा। इसे हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। साक्षरता दर ज्ञात करने की जो सूत्र है, विधि है, वह लिखते हैं साक्षरता दर बराबर साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या। साक्षरता दर बराबर साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणित 100। इसमें कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह कुल व्यक्तियों में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि 100 व्यक्तियों पर जनसंख्या का किसी हिस्से को 100 अगर में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, यानी पढ़ सके, लिख सके और किसी एक भाषा को कर सकते हैं, समझ की योग्यता रखें या समझ सके। तो पढ़, लिख और समझ के साथ अगर व्यक्त कर रहे हैं तो साक्षर कहलाएंगे, नहीं तो निरक्षर कहलाएंगे। इसका क्या कहते हैं, साक्षरता का जो महत्व है हमारे जीवन में, साक्षरता क्यों आवश्यक है, इस पर अगर हम टिप्पणी करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास का सूचक होती है। साक्षरता आर्थिक व सामाजिक विकास का सूचक है। शिक्षा के अभाव में मानव का विकास असंभव है। अगर शिक्षा नहीं है तो मानव का विकास कभी हो ही नहीं सकता, यह कहा जा सकता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि निरक्षरता यानी पिछड़ेपन का कारण है। अगर जहां साक्षरता नहीं है, अगर निरक्षरता है, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, तो वह क्षेत्र पिछड़ा होता है। और जहां पर साक्षर व्यक्ति हैं तो वहां पर विकास का पूरक होता है। साक्षरता विकास के पूरक के रूप में जानी जाती है। वहां विकास की परिधि निर्धारित कर दी जाती है। और इसी कड़ी में अब अगली संरचना हम पढ़ेंगे, आयु संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। आयु संरचना। अगली साक्षरता के बाद अगली जो कड़ी आती है वो आयु संरचना है। ये थोड़ा सा, अब जैसे मान ले किसी जनसंख्या की आयु संरचना से यह अभिप्राय है कि आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से, मतलब कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष कैसे हैं, किस आयु वर्ग में
कितने हैं वो अपने अपने कह सकते हैं भिन्नात्मक कहते हैं ना कि अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं कि जैसे तरुण में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में इनकी संरचना मतलब कर सकते हैं इनकी आयु में विभिन्न स्तर 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया, आयु को 3 भागों में डिवाइड किया गया और तीनों भागों में इनके मतलब स्तर को निकाला गया। इससे पता चलता है कि किसी क्षेत्र के श्रम शक्ति का ज्ञान उसकी आयु संरचना से लगता है। कितने प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, इसमें सेवानिवृत्त जनसंख्या तथा विवाह योग्य जनसंख्या के प्रतिशत के ज्ञात होने के साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या जन वृद्धि में योगदान कर रही है। आयु संरचना का किसी राष्ट्र पर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आयु संरचना के अध्ययन से जनसंख्या के निर्भरता का अनुपात या आश्रितों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। इससे उन वृद्ध व्यक्तियों की संख्या आसानी से ज्ञात की जा सकती है जिनको प्रशासन द्वारा वृद्धा पेंशन दिया जाता है। जिन देशों में वृद्धों की संख्या अधिक है वहां परंपरावादी विचारधारा प्रभावशाली रहती है, जबकि युवा वर्ग की संख्या अधिक होने पर प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव मिलता है। आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी संरचना को कौन से कारक प्रभावित होते हैं। ज्यादातर कारक हैं, जैसे मान लीजिए जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, यही अभी तक पढ़े हैं। लेकिन इसमें हम पहला मतलब थी इसमें पढ़ते हैं प्रजनन या प्रजननता, दो चीजें कह सकते हैं, लेकिन प्रजनन हम आसानी से कह सकते हैं। प्रजनन जो है, प्रजनन से आशय किसी महिला या उसके समूह द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उसके कुल सजीव बच्चों की वास्तविक संख्या से होता है। यदि किसी राष्ट्र में 0 से 14 वर्ष के मध्य की संख्या अधिक है तो उस राष्ट्र की प्रजनन दर उच्च है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी राष्ट्र की प्रजनन दर उस राष्ट्र के विभिन्न आयु वर्गों के अनुपात को निर्धारित करती है। इसी में अगला नंबर आता है मृत्यु। हम कहते हैं मृत्यु दर न करके क्रम कर दें तो ज्यादा सही है, सुटेबल शब्द रहेगा क्रम, मृत्यु क्रम। इसमें जैविकी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, मृत्यु का आशय शरीर का निष्प्राण होना है। जिसका जीवित जन्म हुआ है, जननांकिकी दृष्टिकोण से मृत्यु जनसंख्या के आकार में कमी को प्रदर्शित करती है। यदि किसी जनसंख्या की मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या के प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था वर्ग का प्रतिशत उस जनसंख्या से अधिक होगा जिसकी मृत्यु दर उच्च रहती है। ठीक, अगला है इसी में प्रवास। प्रवास के लिए मैंने कहा अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान पर जाकर के बस जाना या ठहर जाना, यह प्रवास कहलाता है। सामान्यतः वृद्धावस्था और बाल्यावस्था वर्ग के तुलना में मतलब वृद्धावस्था और बाल्यावस्था की तुलना में कार्यशील जनसंख्या, जिसे हम प्रौढ़ कहते हैं, जो 15 से 45 वर्ष की आयु के रहते हैं, ये लोग अधिक संख्या में प्रवास करते हैं। अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां जाकर के बस जाते हैं।
इसीलिए जहां से प्रवास करते हैं उस स्थान पर कार्यशील जनसंख्या कम हो जाती है। यह सब देखने को मिलता है। अब इसी में एक कड़ी और है कि आयु लिंग संरचना, थोड़ा सा इसमें चीजें हैं। आयु लिंग पिरामिड, इसमें थोड़ा सा देखना यह है कि आय लिंग पिरामिड में दो चीजें, एक तो आय की गणना की जा रही है, आय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा लिंग के बारे में। लिंग के बारे में पढ़ा है, स्त्री पुरुष अनुपात है। आय के है विभिन्न वर्गों में, वर्ग अंतरालों में स्त्री पुरुष की संख्या है। यह इन दोनों को हम एक निश्चित माध्यम से, एक निश्चित कड़ी के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। जनसंख्या की आय लिंग जो संरचना से अभिप्राय है कि आय वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। आय लिंग की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रकार के रेखा डायग्राम का निर्माण होता है, जिसे हम आय लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड के रूप में जानते हैं। इससे सामान्यतः 5 या 10 वर्ष के अंतराल में आय वर्ग लिए जाते हैं। 5 चाहे से ले 0 से 5 या 0 से 10, इस कैटेगरी में डिवाइडेशन करके हम वर्ग अंतराल मतलब कह सकते हैं, वर्ष के अंतराल को एक लिमिट में मतलब कह सकते हैं, एक अनुपात में बांध लेते हैं। इसमें प्रत्येक आय वर्ग की जनसंख्या को क्षैतिज दंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दंड की लंबाई उस वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों के प्रतिशत के अनुपात में होती है। अब इसमें एक साइड ये भी है कि यह परसेंटेज के हिसाब से हम इसको दिखाते हैं। पिरामिड की आकृति प्रदर्शित जनसंख्या के इतिहास तथा उसकी विशेषताएं को दर्शाती हैं। जैसे इसे हम 3 प्रकारों में डिवाइडेशन, आय लिंग पिरामिड को हम 3 प्रकारों में पढ़ते हैं। विस्तारित नंबर 1, विस्तारित होती जनसंख्या। इसके बारे में हम बता दें कि यह जब एकाधिक जनसंख्या विस्तारित हो रही हो तो त्रिभुज के आकृति में आय लिंग पिरामिड प्रदर्शित होता है। त्रिभुज से समझ रहे हैं कि इस कैटेगरी में उसकी संरचना बनेगी त्रिभुज की तरह, दोनों सेम होंगे। अभी हम यह ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम रेखा चित्र दिखाया जा रहा है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि विस्तारित होती जनसंख्या त्रिभुजाकार आकृति वाली होती है। इसका आधार चौड़ा होता है एवं शीर्ष काफी सकरा होता है। यानी जैसे जैसे आधार से हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आधार से ऊपर निकलेंगे, वैसे वैसे क्या कहते हैं, वो पतला होता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर का बोध होता है। यह जैसे इसमें किताब में बुक में दिया था, उसमें मैंने चार्ट को लगाया है। उसमें नाइजीरिया के कम विकसित जनसंख्या का विशिष्ट पिरामिड है यह। इसमें आधार काफी चौड़ा दिखता है और जैसे जैसे आयु वर्ग उच्च होता चला जाता है वैसे वैसे ये सकरा होता चला जाता है। इसी के कड़ी में अगला है स्थिर होती जनसंख्या। स्थिर होती जनसंख्या, ये डायग्राम लगा हुआ है। इसमें कहा गया है कि घंटी के आकार की जैसी पिरामिड दिखाई देता है। घंटी से आशय यह है कि आधार भी पतला है और मध्य से मतलब आशय है कि बीच का हिस्सा जो है, मध्यम वर्ग जो मतलब आयु वर्ग संरचना है, वो थोड़ा चौड़ा होता है। फिर जैसे जैसे उच्च मतलब ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वह थोड़ा सा फिर से छोटा होता चला जाता है। तो इसमें जनसंख्या के स्थिर होते हुए प्रदर्शित किया जा रहा है। यह पिरामिड इस बात को सूचित करता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होगी। इसमें
ऑस्ट्रेलिया का आय लिंग पिरामिड प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्त्री और पुरुष का अनुपात लगभग बराबर, स्त्री और पुरुष का लगभग बराबर से कह सकते हैं कि पिरामिड इसमें दिख रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा मतलब बढ़ते हुए क्रम बढ़ता है, फिर उससे जैसे उच्च मतलब वर्ग में आते हैं, आयु वर्ग में 70 मतलब 75 के आसपास, फिर धीरे धीरे वो सकरा होता है, इसलिए इसे घंटी के आकार वाला कहते हैं। इसी कड़ी में ह्रास होती जनसंख्या अगली कड़ी है, हमने दिया इंदिरा थी तीसरा, ह्रास होती जनसंख्या। इसमें ह्रास होती जनसंख्या में यह दिखाया जाता है कि इसका आधार और मध्य क्रम शीर्ष अंतर्गत ही लगभग एक कह सकते हैं कि झुंड जैसा, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, झुंड जैसा पिरामिड होता है। और इसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है। यह विकसित देशों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब जन्म दर और मृत्यु दर एक समान हो जाए तो लगभग कह सकते हैं निम्न, एक समान से मतलब है निम्न हो जाए तो उस देश में जनसंख्या वृद्धि लगभग स्थिर हो जाती है। यह जापान के आय लिंग पिरामिड पर प्रदर्शन है। इस पिरामिड से देशों की जनसंख्या की वृद्धि में ऋणात्मक वृद्धि या शून्य होती हुई दिखाई देने लगती है। ठीक, धन्यवाद। इसी के साथ पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में।